Hello everyone, this is इंद्रजीत कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक क्विक रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का 4th पार्ट करेंगे। स्क्रीन पर ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट easysst.in पर भी मिल सकते हैं। आप वहां जाकर भी इन्हें रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूरोप में नेशनलिज्म धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा था। आपने देखा कि वॉर्स हो रही थी और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सपेंड कर रही थी। लेकिन नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आया, बल्कि कल्चर ने भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि नेशनलिज्म की फीलिंग में, नेशन के आइडिया में कल्चर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। रोमांटिसिज्म ये एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें आर्ट, पोइट्री, म्यूज़िक, स्टोरीज एट्सेट्रा का यूज़ किया गया लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाने के लिए। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनका क्या विचार था कि साइंस और रीज़न को वो लोग मानते नहीं थे, कि वो कहते थे कि साइंस और रीज़न सब बाद की बातें हैं, बल्कि वो किस चीज़ पर फोकस करते थे, इमोशंस, किसी की भी भावनाएं और मिस्टिकल फीलिंग्स। आप देखो कि अगर कई बार कुछ जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या कुछ पुराने गीत सुनते हैं या कुछ, उसमें कई बातें ऐसी होती हैं जो साइंस के हिसाब से अगर उन्हें हम देखें तो वो नहीं मानी जा सकती, पर लेकिन ये रोमांटिक आर्टिस्ट कहते थे कि साइंस नहीं बल्कि इमोशंस को ज़्यादा पहल देनी चाहिए। रोमांटिक आर्टिस्ट्स ने नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए क्या क्या किया? उन्होंने लोगों में ये भावना पैदा की कि सभी एक कंट्री में रहने वाले सभी लोगों की कलेक्टिव हेरिटेज है, साझी विरासत है, कॉमन कल्चर है, कॉमन पास्ट है, और यही सब कुछ एक नेशन बनाने के लिए लोगों में ये फीलिंग्स होनी चाहिए। उन्होंने पुराने लोकगीतों को इकट्ठा किया और उनकी मदद से जो नए ज़माने के लोग थे, उस समय के जो लोग थे, उनको उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने की कोशिश की। क्योंकि ये वर्नैकुलर लैंग्वेज में उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस समय की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो सभी इलिटरेट थे, तो उन्हें चाहे कोई दूसरी जो किसी भी कंट्री की अगर जो नेशनल लैंग्वेज है, जो पढ़े लिखों की जो भाषा है, वो समझ आए या ना आए, लेकिन अपनी लोकल लैंग्वेज जो है वो समझ सकते थे। पोलैंड में क्या हुआ कि पोलैंड की पार्टीशन कर दी गई ग्रेट पावर्स के द्वारा, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा 18th सेंचुरी में। 1831 में पोलैंड में एक आर्म्ड रेबिलियन हुआ, विद्रोह हुआ रशिया के खिलाफ, लेकिन उसे दबा दिया गया। इस रिवोल्ट के बाद क्लर्जी के जो मेंबर थे पोलैंड में, उन्होंने ये पॉलिश लैंग्वेज को अपनी राष्ट्रीय स्ट्रगल के लिए एक हथियार के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया। जब भी अब वहाँ पे पॉलिश को एक सिंबल माना जा रहा था, पॉलिश लैंग्वेज को एक सिंबल माना जा रहा था राष्ट्रीय स्ट्रगल का, कि जो भी अगर पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करता है तो वो रशियन डोमिनेंस के खिलाफ है। यूज़ ऑफ पॉलिश एक सिंबल बन गया था नेशनल स्ट्रगल का रशिया के खिलाफ। 1830s का जो दशक था, 1830s के जो ईयर थे, वो यूरोप में बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप के साल थे। इन सालों में यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, जॉब सीकर्स ज़्यादा थे और जॉब्स जो थी वो कम थी। 1848 में फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण
पेरिस की पॉपुलेशन, पेरिस के जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए। लुइस फिलिप को भाग जाने पर मजबूर होना पड़ा। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया। सभी मेल पॉपुलेशन जितनी भी थी, ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स जितने भी थे, उन्हें वोट देने का हक मिल गया। राइट टू वर्क सभी को दे दिया गया। नेशनल लेवल पर कारखाने वगैरह खोले गए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। 1845 में सिलेसिया के जो वीवर्स थे उन्होंने एक रिवोल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उन्हें ऑर्डर देते थे फिनिश्ड टेक्सटाइल का और उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी पेमेंट्स जो उनको उसके बदले में पैसे मिलते थे वो अचानक से कम कर दिए थे। 1848 में लिबरल्स का रेवोल्यूशन हुआ। इस रेवोल्यूशन की अगुवाई कौन कर रहा था? मिडिल क्लास। वह कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड कर रहे थे और नेशनल यूनिफिकेशन की, देश इकट्ठे होने चाहिए और सभी देशों का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। वो नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस बेसिस पर नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो सभी देशों का, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। जर्मनी में प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, आर्टिसंस, इन सभी ने डिसाइड किया एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम दिया गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में। 831 इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये उन्होंने डिसाइड किया कि जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, यानी कि मोनार्क होगा लेकिन वो पार्लियामेंट के अधीन होगा। लेकिन जब इन शर्तों पे उन्होंने क्राउन ऑफर किया फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, प्रशिया के किंग को, तो उसने इनकार कर दिया। फ्रेडरिक विल्हेम दूसरे राजाओं के साथ जाकर मिल गया और उसने इलेक्टेड असेंबली का विद्रोह किया। पार्लियामेंट, अब ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई, इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो मिडिल क्लास थे, जो कि वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड्स का विरोध करते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। तो अंत में सेना बुला ली गई और असेंबली को भंग होने पर मजबूर होना पड़ा। लिबरल्स के जितने भी मूवमेंट्स हुए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा लिबरल मूवमेंट्स के बारे में, इन सभी मूवमेंट में विमेन ने भी एक्टिव रोल प्ले किया, पर उन्हें कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले हुए थे। फिर भी विमेन एक्टिव रोल प्ले कर रही थी। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने लिबरल मूवमेंट जो 1848 का था उसे दबा दिया, पर लेकिन वो पहले वाला कंजर्वेटिव ऑर्डर लागू नहीं कर पाए। 1848 के बाद जितने भी कंजर्वेटिव मोनार्क्स थे उन सभी को ये पता लग गया कि कुछ ना कुछ रियायतें उन्हें लिबरल्स को देनी ही पड़ेंगी, मिडिल क्लास को, और सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंजेस उन्हें करने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने ये चेंजेस करने शुरू कर दिए। सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर दिया गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। होप सो कि आप मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।